अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। हालिया चंद दिनों में या चंद हफ्तों में या आप समझ लें कि महीना भर 2 महीने भर अमेरिका ने मुसलसल पाकिस्तान को जिस तरह से ट्रंप ने बार बार जिक्र करना शुरू किया, लोग तो ये कहते हैं कि अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद ये रवैया इख्तियार किया है, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के मुतालिक अच्छी राय का इजहार उससे पहले ही शुरू कर दिया था और इसके बाद तो फिर पाकिस्तान को उसने इंडिया के साथ जोड़कर बयान करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की तारीफ़ें शुरू की। पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो उसके मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए, कैदी पकड़ के उसके हवाले किए, उस पर भी अमेरिका ने पाकिस्तान की तारीफ़ की। लेकिन उस वक्त से मेरे जहन में मौजूद है कि कुछ ना कुछ अमेरिका के ऐसे मफादात हो सकते हैं इस खित्ते में आने वाले दिनों में जिसमें पाकिस्तान की उसको बहुत ज़रूरत पड़े, क्योंकि बिला वजह अमेरिका इस तरह से तारीफ़ नहीं किया करता और इस हद तक कि ट्रंप 1 दर्जन मरतबा तकरीबन ये जिक्र कर चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से और पाकिस्तान की तारीफ़ कर चुके हैं। इस वक्त अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और उसने अमेरिकी हुक्काम को इस हवाले से आगाह कर दिया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि ईरान अगर जौहरी मुआहदे तक नहीं पहुंचा तो फिर अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। तो ये दोनों तरफ से थ्रेट मौजूद थी और हालिया पेशरफ्त यह है कि अमेरिका ने अपने जो मिडिल ईस्ट में लोग हैं उनको सफरी हिदायत भी जारी कर दी हैं, सफारत खाने जो हैं इस रीजन में उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उस एजेंसी जो है उसने ईरान के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर की है और ऐसा गुज़िश्ता 20 सालों में पहली मरतबा हुआ है कि ईरान के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई हो कि ईरान जो है वो अपनी जौहरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पुरअमन मकासद के लिए नहीं बल्कि एटॉमिक बम बनाने के लिए शायद इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तमाम मामलात जो हैं इस पर ये पहलू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसराइल की फ़लस्तीन के साथ जो भी तनाज़ात रहे हैं इसमें कम अज़ कम इनक़लाब ईरान के बाद से अब तक ईरान ने हमेशा इसराइल मुखालिफ क़ुव्वतों का साथ दिया है और उसका साथ ऐसा नहीं है जैसा पाकिस्तान या अरब दुनिया या दीगर दुनिया देती है कि बयानात जारी करती है, बल्कि जो मुतहर्रिब ग्रुप हैं उनको भी ईरान सपोर्ट करता रहा है। तो ईरान के लिए इसराइल और इसराइल के लिए ईरान दोनों एक दूसरे को अपने वजूद के लिए ख़तरा करार देते हैं। सूरत हाल बहुत संगीन है। मिडिल ईस्ट में एक और जंग छिड़ने का ख़तरा मौजूद है और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना होगा, पाकिस्तान इसमें न्यूट्रल रहता है तो क्या होगा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। कहाँ तक इन खदशात में हकीकत मौजूद है और इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, कितना खतरा है इस खित्ते में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, और इसी तरह जनाब ओवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ज़रा सहाफ़ियाना राय ले लेते हैं इस तमाम सूरत हाल पर। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आप फरमाइए कि आपको क्या महसूस होता है। अमेरिका कह चुका है कि ईरान किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचा तो अमेरिका हमला कर देगा। इसराइल कई मरतबा पहले भी कोशिश कर चुका है, इससे पहले एक मरतबा तैयार था इसराइल हमला करने के लिए, अमेरिका ने उसको रोका था, मगर इस दफ़ा ख़बरें ये हैं कि इसराइल ने अमेरिका को आगाह कर दिया है कि हम हमला कर सकते हैं किसी वक्त भी। और ईरान का जवाब यह है कि वो तमाम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा इस रीजन में, और ये अमेरिकी अड्डे आप बेहतर जानते हैं कि सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, कुवैत में हैं, ओमान में हैं, यूएई में हैं या बहरे अरब के अंदर उसके जहाज़ आगे खड़े होते हैं। तो ये कितना ख़तरनाक होगा अगर इस तरह की कोई जंग छिड़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सूरत हाल तो बड़ी दगरदू है और बड़ी इंतहाई नागुफ्ता बे है। कुछ कहा नहीं जा सकता। पहली तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि इजराइल ने हमला जब किया और जो कि तकरीबन उसके आसार शवाहिद यही बता रहे हैं कि वो हमला करने के लिए बस हुआ चाहता है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी आधा घंटा पहले वाइट हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैसी प्रेस
कि आगे गुफ्तगू में उसने यही कहा कि ये हमला जो है शायद ना रोका जा सके, और मैं तो ईरान से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ। और जो भी होती है बंदा जो होता है कि आप उसको थपकी भी दे रहे हैं, गजा के लोगों के साथ जो कुछ बीत रही है वो अपनी एक अलहदा कहानी है। लेकिन 2-4-3 चीज़ें ज़हन में रखें। मेरा ख्याल है कि ये जो है इसराइल का जो हमला है, शायद उसको जो है जो कहते हैं ना कि चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट, एक ऐसा मुझे लगता है कि बहुत फंस ना जाए। पहली तो बात है कि अगर उसने उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में हमला किया तो फिर तो समझे कि डू और डाई सिचुएशन है। वो ईरान के लिए इतना है कि ईरान की जो अफजोदगी है यूरेनियम की वो 60-70% तो कंफर्म करते हैं, और आगे जो है एनरिचमेंट जो है 90% से ऊपर जो है करने के लिए वो कहते हैं हमने नहीं करनी। तो अगर इतनी अफजूदगी है और कोई हमला हो गया और वो लीक हो गया तो उसके एक अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कितना तक है जी। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि 2 जगह जो है बड़ी नाजुक हैं। देखें जी, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज जो है जो ईरान के नाक के नीचे है, और बाब अल मंदीब जो कि यमन हूतियों के दस्तरस के अंदर है, और अभी आपने देखा कि ताज़ा बताज़ा अमेरिका को उन्होंने ऑलमोस्ट वहाँ से वजूहत कुछ भी हो लेकिन कुछ तो हुआ है ना कि अमेरिका ने यकदम अपनी सारी बॉम्बें ख़त्म करके वो जो सारा सामान समेट के तो वो वहाँ पे पूरा वहाँ से उनको विड्रॉ करना पड़ा, और वहाँ से पता कि निकलना पड़ा कि मैं ये नहीं कहता हूँ बेआबरू होकर निकले, लेकिन जितना भी निकले कोई पूरी दुनिया के अंदर उसमें यही हुआ कि इम्प्रेशन ये मिला कि हूतियों ने किसी तौर अमेरिका वहाँ से निकाला है। अब उनके पास भी मेरा ख्याल है कि इक्विपमेंट बहुत सारा है और पहुंचा हुआ है, और वो बड़े इक्विप्ड हैं। तो इस कैफियत के अंदर फिर अंधाधुंध एक जंग छिड़ने का खतरा है, और कम अज कम इन 2 जगहों पे जहाँ पे स्टेट ऑफ होमज वो है, ये ब्लॉक हो गई तो फिर दुनिया की तकरीबन 20% ट्रेड वहाँ से होती है, 15-20% ऑयल, 30% ऑयल जो है स्टेट ऑफ होमज से जाता है, 6-7 स्टेट से जिनका जाता है। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़े गंभीर है। मुझे तो पाकिस्तान के ऊपर उसके बड़े ही भयानक असरात मुरतब होते नजर आते हैं। मुझे तो शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा था तुर्की का, जो कि बाजार लगता था कि वो शुक्रिया अदा करने गए और अजरबैजान भी गए, तो मुझे ये लगता, और ईरान गए, मुझे उसमें यही लगता था कि वो उसकी पेशबंदी थी या उसके बारे में ईरान, तुर्की और अजरबैजान, ये पाकिस्तान जो है, या कम अज कम ईरान, तुर्की, पाकिस्तान आपस में कोई ना कोई जो है उनके अंदर कुछ कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। अब कहना बड़ा मुश्किल है कि बाकी मुल्क क्या करेंगे, लेकिन मुझे आखिरी बात यही कहनी है कि मेरा ख्याल है कि मुसलमान मुल्कों को कोई बेगैरती छोड़ के, तर्क करके और बेशर्मी छोड़ के, और इस तरह जो है जबरदस्ती जिन्होंने अपने आप को मुसलमान पे नाफिज किया हुआ है, अगर ये मौका आ जाए तो उसके बाद तो कोई बेशर्म ही होगा कि जो डट के खुल के ईरान के साथ नहीं आएगा और वो इसके अंदर अपना हिस्सा नहीं डालेगा, और इजराइल के सामने जो है सारे यकजा नहीं होते। सही। ओवैस साहब, ऐसी सूरत हाल में आप क्या किसी महदूद जंग की तवक्को कर रहे हैं, या आप समझ रहे इसराइल ने हमला किया तो ईरान अपनी पूरी कुव्वत से जवाब देगा, और शायद दुनिया के कोई ममालिक ऐसे आपको लगते हैं जो ईरान का साथ देंगे, क्योंकि IAEA में तो वो नाकाम हो गया अपने खिलाफ करारदाद रुकवाने में? जी शुक्रिया मसूद। सूरत हाल तो बहुत गंभीर है, बहुत ख़तरनाक है, और ईरान को एक तरह से वाज़ेह पैगाम है अमेरिका की तरफ से, और इजराइल की एमा पर जो अमेरिका का पैगाम है कि या तो आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को अबैंडन करें, ख़त्म करें, या फिर जंग का सामना करें। तो ये जो पैगाम है, और उस वक्त है जब इतवार के रोज़ ओमान के अंदर अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर जो डील है उस पर बातचीत हो रही है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बातचीत हो रही है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि फिर इसी में अमेरिका ने अपने जो पर्सनल हैं वो इराक से और सीरिया से और मशरिक़ वस्ता के दूसरे खित्ते में जो उनके मौजूद थे, उनको कहा है कि आप वापस आ जाएं, विकेट करें। तो इस वजह से ये सूरत हाल ज़्यादा गंभीर लग रही है, और बैनुल-अक़वामी जो तौर पे इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। लेकिन आप इसको अगर दूसरे तरीके देखें कि ईरान पे इतना प्रेशर क्यों है इस वक्त प्रेशर इस वजह से है कि ईरान एक तो वाहिद मुल्क है जो खुल्लम खुल्ला इजराइल के खिलाफ जो उनकी
जंगी जनूनियत है या जारियत है गजा के मासूम जो और नहते फ़लस्तीनियों के खिलाफ, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। दूसरा, एक कमज़ोर भी है ईरान, और वो इस तरह से कमज़ोर है कि सीरिया के अंदर जो है असद रजीम टॉपल हो गई, जिसको रशिया और ईरान बैक कर रहे थे, और दूसरी तरफ लबनान के अंदर हिजबुल्लाह के जो हसन नसरुल्लाह साहब हैं उनको टारगेट किया और उनको हलाक कर दिया इजराइल ने, और इस्माइल हनाया को खुद तेहरान के अंदर उन्होंने टारगेट किया और हलाक किया। और इस वजह से जो ईरान की जो पूरी एक सप्लाई लाइन है मशरिक़ वस्ता के अंदर, वो काफ़ी कमज़ोर हुई है, क्योंकि वो सीरिया के अंदर मौजूद होते थे इराक के थ्रू। तो ईरान, इराक, फिर सीरिया और फिर लेबनान और इजराइल, तो ये जो सप्लाई लाइन इस वक्त खत्म होती नजर आ रही है, उस वजह से मगरबी ताकतें खासतौर पे अमेरिका और इजराइल समझ रहे हैं कि ईरान बहुत कमजोर है। और ईरान के ऊपर आप देखिए कि 2010 से सैंक्शंस लगी हुई हैं, और यही सदर ट्रंप थे जो अब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील करें आप, कि जो वियना के अंदर डील हुई थी, न्यूक्लियर डील इतनी मुश्किल से ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, उसको इन्होंने अबैंडन किया था और सैंक्शंस फिर से इम्पोज कर दी थी। 2010 से ईरान सख्त और कड़ी जो पाबंदियां हैं वो सामना करना पड़ रहा है उसको। $100 बिलियन उनके जो बैरूनी असासे थे वो भी फ्रीज कर दिए, तो ब्लैकमेल है ना जी। तो मैं समझता हूं कि ईरान को एक तरह से बड़ा घेराव किया जा रहा है ईरान का, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि ट्रंप का जो नैरेटिव है वो एंटी वॉर है, और इजराइल जो है वो ईरान पे स्ट्राइक का खतरा तो है मौजूद, लेकिन क्या इजराइल एक बड़ी जंग, फुल फ्लेजेड जंग करेगा? और क्या ईरान जो इस वक्त बातचीत के लिए भी तैयार है, और वो कहते हैं कि आप ये मिलिट्री स्ट्राइक वगैरह की बात खत्म करें और बातचीत से इस मसले को आगे हम तैयार हैं, तो इसका मतलब है ईरान भी फिल फॉर कोई बड़ी जंग नहीं चाहता मशरिक़ वस्ता के अंदर। तो मैं समझ रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी धमकी है और खतरे के साथ भरी हुई धमकी है। मुझे ये लगता है कि इजराइल ईरान को कॉर्नर करने के साथ साथ जो गजा पे जो मुसलमान या जो उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, आप देखिए कि सिर्फ अमेरिका वीटो कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उससे भी अलहदा कर रहा है ईरान को इस पूरे मामले के अंदर, न्यूक्लियर डील के अंदर इंगेज करना, कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, उसको कॉर्नर कर रहा है कि वो गजा की जो फलस्तीन है उनकी सपोर्ट में ना आए। और दुनिया की, मैं ये समझता हूं कि दुनिया की जो तवज्जो है वो वहां से हटा के ईरान और मशरिक़ वस्ता पे ले आए, जो रोजाना सैकड़ों फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये जंग चिढ़ती है तो इसके दूररस असरात होंगे पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान कहां खड़ा होगा, मगरबी ताकतों के साथ खड़ा होगा या ईरान के साथ, और चाइना जो ईरान के साथ है उसके साथ खड़ा होगा। तो एक बहुत बड़ी कड़ी आजमाइश भी आ जाएगी पाकिस्तान के साथ, जिसने मगरबी ताकतों की जंग अपने मुसल्लत की है, लड़ी उस पर मुसल्लत की गई है, और बहुत कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान ने। और उसकी तारीफ आप देखेंगे जो अमरीकी जर्नैल हैं वो कांग्रेस में या हेयरिंग के अंदर आपको करते नजर आ रहे हैं फिल वक्त, और ट्रंप जो है वो भी तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त ये खतरा बड़ी जंग का नहीं है, लेकिन धमकी आमेज खतरा तो मौजूद है, और वो वॉलेटाइल सिचुएशन इतनी है मशरिक़ वस्ता में कि जरा सी चिंगारी लगे तो आग भड़क जाएगी। लेकिन इतवार की जो बैठक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में होने वाली है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप फरमाइए कि जैसे ओएस सॉई साहब फरमा रहे हैं कि बड़ी जंग का खतरा तो मौजूद है, लेकिन जो ईरान का रिस्पॉन्स इस पर मुतवक्किल हो सकता है, उनके वजीर जो दिफा हैं उन्होंने दिया है कि हम इस रीजन में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाएंगे जहाँ जहाँ उनके अड्डे हैं, तो वो सऊदी अरब में हैं, वो कुवैत में हैं, वो कतर में हैं, वो ओमान में हैं, वो यूएई में हैं। तो अगर ईरान रिप्लाई करता है, क्योंकि ईरान का और इसराइल का फासला बहुत ज़्यादा है, तो इतना मौसर हमला ईरान शायद इसराइल पे नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर फौरी तौर पर वो रिटेलिएट करेगा। ऐसी सूरत में चीन हो गया, रशिया हो गया और ईरान हो गया, और दूसरी तरफ बाकी दुनिया हो गई, किस तरह का आप मंजरनामा बनता देख रही हैं? देखिए, तो मैं ये समझ रही हूँ कि इमीडिएटली ये जो इनकी थ्रेट है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है एक्चुअली,
लेकिन इसका सिर्फ इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट से हटा के और ईरान पे लाने के बाद अलावा भी आप देखिए कि ये रीजनल पूरी रीजन की को डिस्टेबलाइज करने का एक्चुअली प्लान है, और ये सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, नेचुरली उसके साथ सब साउथ एशिया भी है। तो पहले तो मैं ये समझती हूँ कि आई थिंक के सेंस प्रिवेल करेगी, और ये सिर्फ एक जैसे कि होता है एक इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर के ये एक थ्रेटिंग और उस तरह का एलिमेंट होता है जिससे नेचुरली दूसरे मुल्कों के को थोड़ा सा वो किया जाता है, सब्जुगेट किया जाता है। तो लेकिन अदरवाइज नेचुरली जो इमीडिएटली आएगा वो तो यही है, जब पाकिस्तान की भी बात आपने की है कि एक रिस्ट्रेन की बात होगी। इमीडिएटली जो रिएक्शन पाकिस्तान का भी आएगा वो रिस्ट्रेन की बात करेगा, जिस तरह से पाकिस्तान ने हमेशा से कंडम किया है, और इसराइल की किसी भी किस्म की जो एग्रेशन है उसको कभी पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर सकता किसी किस्म की। मेरा ख्याल है कोई भी मुल्क इसके अंदर किसी भी तरह की मिलिट्री इंटरवेंशन इमीडिएटली नहीं करेगा। सबकी कोशिश ये होगी कि जैसे पाकिस्तान पुश कर सकता है ओआईसी को इमीडिएटली ओआईसी की मीटिंग के लिए, या जिस तरह से यूएन की मीटिंग और यूएन के लिए एजेंसीज को यूज किया जा सकता है। मेरा ख्याल है चाहे वो चाइना हो या सऊदी अरेबिया हो या बाकी कोई कंट्री, आपने बात की, इमीडिएटली मैं नहीं समझती किसी किस्म की भी कोई मिलिट्री इंटरवेंशन इमीडिएटली हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी फरमाएं कि ये सिर्फ अगर हमला होता है तो ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला होगा, या ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहा जाता था, लबनान, शाम, ईरान, तो शाम तो दमिश्क तो फॉल हो चुका है, लबनान में भी कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है मगर वहाँ पर भी अटैक हो रहे हैं, तो ये उसको बिल्कुल मलियामेट कर देने की कोशिश होगी कि ईरान, शाम, लबनान तक जो ये प्रॉब्लम बने हुए थे इसराइल के लिए, इनको ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल इनकी ताकत को तोड़ दिया जाए। एग्जैक्टली देखिए, वो तो जिस अंदाज में आप उनको देख रहे हैं ना, जिस अंदाज में उन्होंने एक थ्रेट दिया है, उनका पर्पस तो नेचुरली ये होगा, लेकिन अल्टीमेटली मेरा नहीं ख्याल कि इतना होल ऑल विनिंग सिचुएशन या होल रिफ्यूज उनको इस तरह से मिल जाए जैसे उन्होंने जो है फ़लस्तीन के अंदर लिया हुआ है। मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो यूएस का भी होगा, और जैसे हमारे साथी ने बात की है कि जो संडे की मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर मेरा ख्याल है कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जिसमें कुछ न चीज़ें ब्रिज होंगी, और मैं नहीं समझती कि चीज़ें इस हद तक जाएंगी। ठीक, एक ब्रेक लेना है मुझे, और प्री वॉर जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान को अगर आप देखें तो जो सीज़ फायर है पाकिस्तान और इंडिया का, वो सीज़ फायर कभी भी ख़त्म हो सकता है। इंडिया में ऐसी आवाज़ें इंटरनेशनली कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान एक तरह से इस तरफ उसकी तवज्जो होगी। इसराइल के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अमेरिका जिस तरह से हमारी तारीफ़ें कर रहा है, तो अमेरिका यकीनी तौर पर अपने मफादात के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहेगा। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल कितनी नाजुक होगी और इसमें पाकिस्तान को क्या करना होगा, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जैसे ब्रेक से पहले जब आपने गुफ्तगू की थी तो आपने कहा कि यह हमला किसी वक्त भी हो सकता है ईरान के ऊपर, तो ऐसी सूरत में ईरान का मुतवक्किर रद्द-ए-अमल तो यह है कि वह तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा, यानी ये इस पूरे रीजन को, जो अरब रीजन है, इसको डिस्टर्ब कर देगा। पाकिस्तान के अरब दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं हैं, और पाकिस्तान की जो सरहद मशरक़ी वो भी इस वक्त कोई ठंडी सरहद नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा कि वो सपोर्ट में ईरान की खड़ा हो। तो क्या क्या हालात आप पाकिस्तान के लिए देख रहे हैं ऐसी सूरत हाल में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब हम पाकिस्तान को ही ले लेते हैं। देखो, उसके दो फैक्टर्स हैं। एक ये है कि बाय चॉइस पाकिस्तान क्या करेगा ईरान के साथ, एक है बाय डिफॉल्ट क्या करेगा। मतलब आपका क्या ख्याल है कि ये अगर ईरान के उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट किया, मतलब इजराइल ये तो नहीं करेगा ना कि आएगा और आगे फिर टोकन के तौर पे कहीं 2-4 बम डालेगा और कहेगा मैंने इतने कर दिया, फिर ईरान उनके ऊपर 10 बम डालेगा जी। अगर उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हिट किया, जैसे कि आज इसका मतलब है कि वहाँ कोई हलचल हुई है और कोई ईरान ने कोई इमरजेंसी जो है काम किया। मैं आपको ये बता दूं, मेरी एक गट फीलिंग है और कुछ ऐसे जो फैक्ट्स हैं जो आज से 30-40 साल पहले के मैं जानता हूं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। ठीक, और इससे आपने फर्ज किया, चलो लेट्स अस्यूम हाइपोथेटिकली ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है,
ठीक। तो फिर क्या होगा? अगर आज उस साइड को, इजराइल के पास इंटेलिजेंस ईरान की बहुत ज्यादा है, अगर उनके पास इंटेलिजेंस है और उस साइड पे जाके हमला करते हैं कि जिसमें वहां पे है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? फिर उसके बाद क्या होगा कि पाकिस्तान उससे कैसे दूर रहेगा? फिर पूरी दुनिया में क्या होगा? मेरा ख्याल है कि तुर्की का दमिश्क में या सीरिया में बैठना इजराइल के लिए ज्यादा अलार्मिंग है और डेंजरस है बनिस्बत वहां बशार असद की एक बिनाइन थी, जो एक ऐसी हुकूमत हो जो कुछ नहीं कर सकती थी। ये मैं आपको ज़हन में रखना। जिस दिन टर्की आया, मैं तो पहले दिन से उसको समझा कि ये अल्लाह ने एक ब्लेस होता है ना, बशार असद को तो जो 4-5 तंजीमियां लेके बैठ गई, अगर वो उनके पीछे इजराइल खाली होता या अमेरिका खाली होता, टर्की ना होता, तो आज जो है इसराइल जो शाम है वो पूरे का पूरा उनके पास होता, अमेरिका के पास या इजराइल के पास, वहां छोड़े। इसलिए ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वहां टर्की की और इजराइल की आपस में टेंशन भी चल रही है। बल्कि 2-3 हफ्ते पहले तो ये बहुत वेस्टर्न मीडिया में वहां पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, उनके दरमियान में डिस्कशन थी कि इजराइल और टर्की की जंग बस हुआ चाहती है। ये उन्हीं दिनों की बात है कि जब उसके चंद दिन बाद शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंचे, और हमारी भी उन्हीं दिनों इंडिया के साथ हुई, और उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद की ये बातें हैं। तो वहां पे ऑलरेडी उनका आप एक स्टैंड ऑफ है, एक है जो मोबिलाइजेशन तो कहीं भी नहीं है। अब तो सारी होनी एयर स्ट्राइक्स है। दुनिया तो हमने पाकिस्तान की इंडिया की जंग में देख लिया है कि एयर जो है सुपरियॉरिटी के ऊपर एयर से जो जितनी भी कम्बैट होगी वो हवाई जहाजों पे होगी। यही हाल जो है इजराइल के साथ होना है। तो पहली ये देखें। दूसरी बात यह है कि आप जो है, मैं पर्सनली समझता हूं कि पाकिस्तान को आप बहुत नीचे ना देखें। अच्छा। हो सकता है कि ये जो वज़ीर आज़म का दौरा है सऊदी अरेबिया का और आज यूएई का, इसके अंदर भी कोई ना कोई ये सारी जो है ये मसला जो है मेरा ख्याल है कि टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। अब बजाय ये बताया गया कि जैसे हम कोई इंडिया के खिलाफ लॉबिंग करें, वो जो हो रही है होगी, होती रहेगी। ठीक। अब आ जाए दूसरी बात जी कि आया ये आप बात कि जी ईरान जो है उसने कहा है कि वो अमरीकी अड्डे को स्ट्राइक करेगा। मेरा ख्याल है ये कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि पहली तो बात है कि जहां भी वो स्ट्राइक करेगा वहां उसको उसका तोड़ मिल जाएगा कि अमेरिका के पास जो डिफेंस के वेपन होंगे और जो मगर सर अगर सऊदी अरब में कोई मिसाइल जाके गिरता है, कतर में गिरता है, ओमान में गिरता है, तो जाहिर सी बात है वो बर्दाश्त तो नहीं करेगा। उधर ही दूसरी बात है कि ईरान जो कि वो सऊदी अरब के अंदर और कतर में और यूएई में उनके अड्डे हैं, तो जाहिर है कि 4 दफा सोचेगा कि उसके फिर एक और सूरत हाल है कि आया अमेरिका को मार के अमेरिका को नुकसान पहुंचाना है, या फिर आपने खामखा ऐसे जो हमारे हैं, चलो बेचारे जैसे तैसे हैं, वो ममालिक हैं तो हमारी मुसलमान ममालिक, तो इसे एक बड़ी जो है जिसको कहना चाहिए कि इतनी जो असल चीज़ है जो मैंने पहले बताई है, असल वो स्टेट्स ऑफ हमर, और वो जो है वो समझे कि हमेशा के ब्लॉक हो जाएगी, तो डेफिनेटली और आज दुनिया में एक बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आएगा जी। और फिर इजराइल को के बारे में क्या करेंगे, ये एक ऐसी चीज है कि मेरा ख्याल है इस वक्त आज के दिन कोई बंदा भी नहीं बता सकता, ना ये कह सकता है कि मेरा गैस वर्क जो है या जो मेरा करीन क्यास जो है वो ये ज्यादा बेहतर है या ये होना चाहिए। ये इट कुड बी एनीथिंग। और मैं तो इसके अंदर वर्स्ट के सिनेरियो भी देख रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि हो सकता है ईरान बेचारा जो है लेम डक की तरह काबू आ जाए, मारा जाए। बट ये कहना कि मैं हतमी राय दूं या दुनिया को कोई बंदा भी हतमी राय दे रहा है, मुझे मेरे सामने इस वक्त नहीं है कि जो एग्जैक्टली बता सके कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। हर एक जो जब होता है ना टाइट लिप्स हो, तो समझो कि फिर इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी बहुत बड़ा कोई सरप्राइज मिलेगा इसराइल को, और या ये होगा कि फिर हम जैसे पहले गजा वाले मार खा रहे हैं, फिर ईरान खाएगा। और अल्टीमेटली एक मैं बता दूं, इसराइल के कागजों में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रह न जाए, इसराइल के कागजों में उसका नंबर 1 दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 75 साल की कहानी है, और इसकी कई जेहते हैं। इसलिए जब कोई कहते हैं ना इसराइल हमारा झगड़ा नहीं है उसे फलस्तीन से, मैंने कहा हमारा झगड़ा हो या ना हो, लेकिन इसराइल ने हमें ये अपने तौर पर, हमारे पास उसकी इंटेलिजेंस है, हमारी इंटेलिजेंस भी इसराइल की तरह बहुत स्ट्रांग है, और हमें पता है कि इसराइल ने
जब से न्यूक्लियर प्रोग्राम से काम शुरू किया आज तक पता नहीं कितनी दफा अटेम्प्ट किए पाकिस्तान पे बॉम्ब करने, सोचने की इंडिया में आके उसके जहाज खड़े हो गए, किसी और मुल्कों पे। जी, इंडिया में उसके जहाज आगे खड़े हुए, इंडिया को उससे नहीं 84 अगर साइटेशन 84 में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने 1984 में सदर ज़ियाउल हक को फोन किया कि कहूटा पे इजराइल जो है इंडिया के साथ मिलके अटैक प्लान कर रहा है। तो उस वक्त कहूटा के बाद बड़ी सिक्योरिटी फोर्टिफाई कर दी गई थी और फिर शील्ड क्रिएट की गई। जो मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ सारी चीज। सही सर, ओवैस फाइज साहब, अब ईरान जो है वो उसके पास न्यूक्लियर है या नहीं है ये तो एक सरप्राइज की बात है, लेकिन ये तो पता है कि उसके पास ब्लैंक्स मौजूद हैं। इसराइल का आयरन डोम है जो नकारा बना सकता है ऐसे किसी हमले को, लेकिन अगर बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल फायर कर दिए जाए तो इसराइल को नुकसान भी होगा। आपको लगता है कि पहला रिएक्शन जो ईरान की तरफ से आया है कि हम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे, ये बईदस कयास होगा, ईरान लिहाज करेगा इसका और सिर्फ इसराइल पर ही अटैक करेगा, या ये जंग इस पूरे खित्ते को अपने लपेट में ले लेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो बात ये समझनी चाहिए कि ईरान के पास क्या इतनी यूरेनियम इनरिचमेंट की प्योरिटी है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है या नहीं। अब अगर इसको हम देखें मार्च 2025 के अंदर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान जो है पहले इसको अलाउ किया था जीसीपीओए, ये समझना चाहिए हमारे नाजरीन को भी जी कि जीसीपीओए जिसके तहत डील हुई थी ईरान की न्यूक्लियर डील, उसमें अलाउ ये किया था कि आपको 300 किलोग्राम या 600 पाउंड ऑफ यूरेनियम आपको देंगे और उसकी इनरिचमेंट जो है वो 3.67% के करीब आप कर सकते हैं, जो सिविलियन न्यूक्लियर पावर और आपकी रिसर्च पर्पजेस के लिए सही हो जाएगा, जो ईरान का आज भी मौकिफ है। लेकिन जो मार्च 2025 जो अभी जो प्रीटेक्स्ट बना रही है वेस्टर्न पावर्स, वो ये बना रही है कि ईरान के पास 275 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम है जिसमें उसने ऑलरेडी 60% उसको एनरिच कर लिया है, जो एक थियोरेटिकली न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कोई हाफ अ डजन जो न्यूक्लियर वेपन है वो ईरान बना सकता है, जो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, जिसको ईरान कह रहा है सियासी रिपोर्ट है और ये हमारे खिलाफ एक साजिश है और उसको उन्होंने रद्द किया है। तो पहली बात ये समझने की है कि आम राय ये है कि जब 2018 के अंदर अमेरिका ने यूनिलैटरल एक्शन से जीसीपीओए को रद्द किया, ईरान पे फिर से सैंक्शंस इंपोज की, वो सारी जो ताकतों की जो मेहनत थी कि न्यूक्लियर डील हो और ईरान ने एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है इंटरनेशनल उसको सारी एक्सेस दी थी कि आप हमारे सारे आप साइट्स कर लें, तो उसके बाद अब 2018 के बाद आप देखिए 7 साल के बाद उनकी ये राय बन रही है और ट्रंप उसी की बुनियाद पे कह रहा है। अब बात ये कि अगर न्यूक्लियर साइट्स उसका सबूत भी ये है ना, के तहत अगर कर लें, आईएईए में जो करारदाद आई उसमें तकरीबन कोई 23 ममालिक थे जिसमें से 19 ने ईरान के खिलाफ वोट दिया, 11 गैर हाजिर रहे और 3 ईरान के हक में गए। तो वक्त अमरीकी और इसराइली मौक़िफ़ के साथ खड़ी है ये इन्रिचमेंट के हवाले से जो मौक़िफ़ है ईरान का। जी 34 या 37 ममालिक थे मेरे ख्याल में, 23 नहीं थे। आप सही कह रहे हैं जी। 19 ने वोट दिया, 11 गैर हाजिर रहे ना सर, और तीन मुखालफत में वोट आए, तो 11 गैर तो 3 मुखालफत में। तो आप देख लीजिए कि एक पूरा वो चेस बोर्ड तो बन रहा है ना ईरान के खिलाफ, ईरान को कॉर्नर करने के लिए। लेकिन अगर मसूद ईरान की ये मफरूज़ा हम मान लें कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे वो करते हैं, तो उसके लिए उन्हें बहुत सारे भारी हैवी बॉम्ब जो है बॉम्बिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बंकर्स के नीचे न्यूक्लियर साइट्स होती हैं। अगर ये मफरूज़े हम कर लें, अगर वो होगा तो उससे तबाही भी होगी और उसके बाद ईरान का एक्शन भी होगा। ईरान ने जो स्ट्राइक्स की थी, जो मिसाइल्स मारे थे जब इस्माइल हनाया को टारगेट किया था तेहरान के अंदर जो सदारती जो तकरीब थी उसमें शिरकत के लिए आए हुए थे हमास के लीडर, तो उसके बाद जो उन्होंने रिटेलिएटरी एक्ट किया था उसके अंदर ये अपनी कैपेबिलिटी तो दिखा दी थी उन्होंने, और आप देखें कि उसके बाद फिर एक दफा अटैक किया था। तो ईरान इज केपेबल ऑफ लॉन्चिंग ए रिटेलिएटरी अटैक। हाउएवर मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ईरान मसलहतन ईरान की डिप्लोमेसी बहुत गहरी है
और ये जो टर्की के जो बात हो रही थी कि शाम के अंदर टर्की आया है, ये टर्की के डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ हैं, ट्रेड टाइज इजराइल के साथ हैं, लेकिन अर्दोआन जो है इस्लामी नजरियाती जहन के मालिक हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा स्टांस लिया हुआ है इजराइल के खिलाफ गाजा का जब से ये एक्शन हो रहा है। जो HTS है वो हयात तहरीर उल शाम जो है, देखिए अहमद अल शर्रा को उन्होंने सऊदी अरब के अंदर वेलकम किया है, ट्रंप ने वहां पे मिले हैं, और जो शाम है जो सदर जो अहमद शर्रा है वो खुद उनका एक पूरा टेररिस्ट बैकग्राउंड है, वो इग्नोर किया है वेस्ट ने, उनको एम्ब्रेस किया है, और अब ये वो कह रहे हैं कि इजराइल के साथ बातचीत करने को तैयार है। तो इसका मतलब है कि असद रिजीम की फॉल के बाद शाम और वहां पे फिर गोलान हाइट्स का मामला और फिर इजराइल की पहुंच शाम तक हो जानी, और उसके बाद जो है वहां से ईरान का कमजोर होना, लेबनान, शाम और इराक के अंदर से ईरान के जो मिलिटेंट्स हैं या मिलिशियाज हैं, सप्लाई लाइन काट देना, फोर्सेज हैं उनको निकल जाना, गोलान के बाद तो सप्लाई लाइन काट देना। तो इसका मतलब यह है कि ईरान मसलहतन फुल फ्लेजेड जंग नहीं चाहेगा, और ट्रंप के नैरेटिव के भी ये नफी होगा कि अगर कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ। मैं ये समझ रहा हूं कि एक सैनिटी शुड प्रिवेल रीजन के अंदर, सिर्फ जिस तरह भी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि ये सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगा। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ईरान की मदद के लिए चाइना भी आएगा, रशिया भी आएगा, और फिर पाकिस्तान को एक आजमाइश में का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि कोई बहुत बड़ी जंग नहीं अफोर्ड कर सकते, ना इजराइल, ना अमेरिका, ना ईरान। एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक स्ट्राइक हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी एक ब्रेक लेना है मुझे। और इस वक्त जब आप ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, व्हाइट हाउस में ट्रंप सदर गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ईरान से एक मुआहिदा करना चाहते हैं और हम मुआहिदे के बहुत करीब हैं। तो बिल्कुल आपने और डॉक्टर साहबा ने जैसा कहा कि जो अब गुफ्तगू होने वाली है, अगला दौर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहीं पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ। वेलकम बैक। सर हफीजुल्लाह नियाजी साहब, क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि जिस वक्त इसराइल ईरान पर हमला करे, यहाँ से इंडिया पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश करे, हालांकि वो खासी हजीमत उठा चुका है और जानता है कि पाकिस्तान कैसे जवाब देगा? कोई कमेंट सर? मेरा ख्याल है कि पहले तो मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूं कि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना जाए कि आपको वेपन ग्रेड के लिए 90% से ज़्यादा यूरेनियम एनरिच करनी है, 60-70% से आपसे क्रूड भी शायद बम ना बने। ये मेरा चूँकि एक थोड़ा सा इसमें स्टडी है डीप। दूसरी बात यह है कि इसकी एक शेल्फ लाइफ भी होती है जो कि यूरेनियम का जिससे बनता है, बाकी वो छोड़े वो तो बड़े हाई क्वालिटी न्यूक्लियर बम है, लेकिन जो हिरोशिमा वगैरह में यूज हुआ है, ये एनरिचमेंट इसकी जो है ना इसकी 15 से 20 साल शेल्फ लाइफ होती है। अच्छा, इससे कोई लेट्स अस्यूम कि हो सकता है ईरान को बना के 5-6 रख भी लियो तो उनके एक शेल्फ लाइफ होती है, उसके बाद उसको एनरिचमेंट बेशक वो नीचे लेके आए। तो अगर एनरिचमेंट नहीं की हुई तो 60-70% का जो एनरिचमेंट है वो हफ्ते के बाद एक बम बना सकता है, उसकी भी बड़ी जल्दी एनरिचमेंट हो जाएगी। हफ्ता 10-8 दिन के अंदर एक बम बना लेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो साइंटिफिक प्लांट है वो कितना बड़ी कैपेसिटी का है। बाकी मेरा ख्याल है कि इजराइल कभी नहीं सोचेगा कि वो पाकिस्तान की तरफ आए। इस वक्त वो यही चाहेगा कि पाकिस्तान जो है अपने आप को दूर रखे। उसके बिल्कुल मफाद में कि टर्की या ईरान पाकिस्तान जो है उनका वो पंगा लिया जाए या इंडिया को, वो जो थोड़ा करना था वो ने कर लिया। मेरा ख्याल है कि एक तो वहां पे भाजा कुमार के आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल है उन्होंने कहा ये पहलगाम कराए इसराइल ने है कि पाकिस्तान की के ये बड़ा भाजा कुमार बहुत जबरदस्त एनालिस्ट है, उसका आर्टिकल है, इंडियन है और वैसे भी रह चुका, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुका है। उन्होंने कहा ये कराए इसराइल ने है कि पाकिस्तान की को वहां पे उस वक्त काम करना था कि ईरान को हमला करने से पहले पाकिस्तान को वो कहीं पे किसी ठिकाने लगाए, लेकिन वो तदबीर उल्टी पड़ गई। इसलिए मेरा ख्याल है कि इजराइल को इधर नहीं आएगा, जो कुछ होगा ईरान के साथ करेगा और उसमें अल्लाह करेगा कि इंशाअल्लाह वहां भी अल्लाह कोई बेहतर सूरत निकालेगा कि अल्लाह ताला ने बारक कभी तो हमारी तरफ तवज्जो देनी है या नहीं देनी। इंशाअल्लाह। सर ओवैस तौहीद साहब, आपका इस पर क्या, और जब वो न्याय रहे थे एटम बम के हवाले से तो शायद आप इत्तेफाक नहीं कर रहे थे इस बात से? नहीं, उनकी अपनी स्टडी होगी, लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है और जो
मुसद्दिका है और उसकी ही BBC वगैरह के अंदर सब जगह पे रिपोर्ट होता है और वही रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है और ये तो उनकी अपनी स्टडी होगी, बिल्कुल हो सकता है कि वो ज़्यादा सही हो नियाज़ी साहब की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनकी डीप स्टडी है। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जो पूरी दुनिया के अंदर एटॉमिक प्रोग्राम्स को के ऊपर नज़र रखता है या जो भी उसकी स्टडी से, खैर इससे अलग हम बिल्कुल बात खत्म हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नियाज़ी साहब बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना या पाकिस्तान को एंगेज करना, मेरे ख्याल में वो इजराइल के भी फेवर में नहीं होगा।